गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। देखिए, अब जो है आगे आपका है बोहर का परमाणु मॉडल, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। इसके पहले जो है आप लोगों ने प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत पढ़ा और ये प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसके पहले आप लोगों ने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ा था। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां आई थी और उसी कमी को दूर करने के लिए एक वैज्ञानिक थे बोहर, इनका पूरा नाम है नील्स बोहर। तो नील्स बोहर ने 1913 ईस्वी में प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करते हुए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया। तो इसको जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए सन 1913 ईस्वी में नील्स बोहर ने प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर अपना एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके प्रमुख बिंदु निम्न है। अब इसमें जो है इन्होंने क्या बताया है, पहला पॉइंट इन्होंने बताया जैसे कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो कमियां आई थी कि नाभिक के चारों ओर कितनी कक्षाएं हैं, इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होता है और किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, इन सब बातों की जानकारी नहीं मिल पाई थी। तो इन सब कमियों को दूर करने के लिए इन्होंने पहले पॉइंट में बताया कि किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर अनंत वृत्तीय कक्षाएं होती है, इसको हम असीमित कह सकते हैं, नाभिक है तो इसके चारों ओर असीमित वृत्तीय कक्षाएं उपस्थित होती हैं, परंतु कुछ निश्चित कक्षा में ही इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। इन जो है कक्षाओं को ही अस्थायी या अनुमेय कक्षा कहते हैं। जैसे देखिए कि हाइड्रोजन परमाणु है तो हाइड्रोजन परमाणु में भी नाभिक के चारों ओर असीमित वृत्तीय कक्षाएं संभव हैं, परंतु इलेक्ट्रॉन जो है पहले ही कक्षा में गति करता, क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए अस्थायी कक्षा एक होगी, इसे हम अस्थायी या अनुमेय कक्षा कहते हैं। इसके बाद दूसरे पॉइंट में इन्होंने बताया कि अस्थायी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं होता है, जैसा कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमी आई थी कि इस प्रकार से जो है यदि कोई आवेशित कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो क्लार्क मैक्सवेल के विद्युत गतिकी सिद्धांत के अनुसार उसकी ऊर्जा में कमी आती है, और जब उसकी ऊर्जा में कमी आएगी तो वह नाभिक की ओर खींचता चला आएगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि वह नाभिक में गिर करके नष्ट हो जाएगा, जिससे परमाणु का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो इन्होंने बताया कि किसी अस्थायी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं होता है, ना तो ऊर्जा का अवशोषण होगा ना ही उत्सर्जन होगा, और कोषों को यानी यह जो कक्षा होती है इसको बाहर की ओर के एल एम एन आदि से व्यक्त करते हैं। जैसे देखिए नाभिक है पहली कक्षा के लिए n बराबर 1, ये दूसरी कक्षा यल के लिए n बराबर 2, तीसरी कक्षा यम इसके लिए n बराबर 3 और चौथी कक्षा n है और n बराबर 4 होगा, और इसी प्रकार से यम एन ओ पी क्यू इस तरह से जो है आगे की ओर जहां तक जो है वो आवश्यक होता है उसको जो है हम लिख देते हैं। अब देखिए अगला जो है पॉइंट इन्होंने बताया कि किसी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr, कोणीय संवेग को हम mvr से व्यक्त करेंगे। m क्या है, उस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v इलेक्ट्रॉन का वेग है और r जो है नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी है। तो कोणीय संवेग nh/2 पाई का पूर्ण गुणित होता है, जब तक वह nh/2 पाई का पूर्ण गुणित नहीं होगा तब तक वह उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाएगा। जैसे देखिए पहली कक्षा के लिए तो n क्या है, n कक्षा की संख्या और h जो है प्लैंक का नियतांक है, और इसको देखेंगे जैसे n बराबर 1 है तो ये होगा क्या कि 1h/2 पाई। दूसरी कक्षा के लिए देखेंगे तो n बराबर 2 रखेंगे तो ये होगा 2h/2 पाई, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा क्या h/पाई। इसी प्रकार से तीसरी कक्षा के लिए 3h/2 पाई, तो 3h/2 पाई को हम 1.5h/पाई भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसके कोणीय संवेग को व्यक्त कर सकते हैं। इन्होंने बताया किसी कक्षा में घूमते समय इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr nh/2 पाई का पूर्ण गुणित होता है। इसके बाद अगला पॉइंट इन्होंने बताया कि अस्थायी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ये अपकेंद्री बल तथा अभिकेंद्री बल द्वारा संतुलित होते हैं।
जैसे किसी कक्षा में यदि इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो उसमें इसको जो है उसमें नीचे बना लेंगे, इसको मिटा रहे हैं। इसके बाद देखेंगे कि जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉन जैसे नाभिक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये गति कर रहा है, तो यह जो है नाभिक के द्वारा आकर्षित होगा और जब वह तेजी से गति करेगा तो यह जो है अपकेंद्री बल और अभिकेंद्री बल द्वारा संतुलित होगा। और हम जानते हैं जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है इसमें यही दोनों बल उत्पन्न होते हैं। अभिकेंद्री बल ये अंदर की ओर जो है खींचता है और अपकेंद्री बल जो है बाहर की ओर। तो यानी ये दोनों जो बल होते हैं ये जो है परिमाण में बराबर होते हैं लेकिन दिशा में विपरीत होंगे। ये जो है बल दोनों बराबर होंगे और ये दिशा में विपरीत होंगे। और अगर हम किसी भी कण को या किसी वस्तु को जो है बराबर बलों के द्वारा विपरीत दिशा में खींचेंगे तो उसमें जो है कोई विस्थापन नहीं होगा। तो उसी प्रकार से बताया गया है जब इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में गति करता है तो यह अपकेंद्री बल और अभिकेंद्री बल द्वारा संतुलित होता है। और यह बल कब उत्पन्न होते हैं? जब इस कण के पास अपनी एक क्रिटिकल वेलोसिटी होती है जिसे क्रांतिक वेग कहते हैं। और क्रिटिकल वेलोसिटी c इक्वल टू होता है √rg। यह जब होगा इसके बराबर वेग होगा या इससे अधिक होगा तभी वह जो है उसमें गति कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। देखेंगे कि यह r क्या है। r का मतलब इसकी त्रिज्या यानी नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी और g का मान जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण, इस मान g का मान 9.8 या कैलकुलेशन के लिए 10 भी रख लेते हैं। तो जैसे देखिए कि यही है, एक हम बोतल ले लिए, इसमें देखेंगे कि पानी जो है भरा हुआ है। अब इसको अगर हमें वृत्ताकार पथ पर इस तरह से घुमाना है तो अगर हम धीरे धीरे घुमाएंगे तो यह गिर जाएगा, लेकिन और अगर तेजी से घुमाएंगे तो गिरेगा नहीं। जैसे अब यही है, इसका ढक्कन खुला हुआ है, इसको अगर हम इस तरह से तेजी से घुमाएंगे तो पानी नहीं गिरेगा। देखिए पूरा उल्टा हो जा रहा है। लेकिन अगर इसको हम धीरे धीरे घुमाएंगे, क्योंकि जब तेजी से घुमाते तो इसमें क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा जो है इसका वेग हो जाता है और इसमें ये बल उत्पन्न हो जाता है। अगर इसको धीरे धीरे घुमाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे जैसे यहाँ तक आया तुरंत ये गिर गया। तो इसके लिए जो है क्रिटिकल वेलोसिटी जो है उत्पन्न होना आवश्यक है और वह जो है बल तभी उत्पन्न होगा जब उसका वेग जो है क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर या उससे अधिक होगा। ये होता है। अब इसके बाद जो है देखेंगे अगला पॉइंट कि जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तो वह अपने जो है निम्नतम कक्षा में कूद जाता है। और एक चीज हम जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितना अधिक दूरी पर होता है उसकी ऊर्जा उतनी ही अधिक होती है। क्यों? क्योंकि वह नाभिक के आकर्षण के विरुद्ध जो है बल लगा करके वह उतनी दूरी पर स्थित होता है। देखिए जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है गति कर रहा है और इसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता तो उत्सर्जन का मतलब यह है कि यह ऊर्जा को त्यागेगा और जब ऊर्जा को त्यागेगा तो इसमें ऊर्जा में कमी आएगी और जब ऊर्जा में कमी आएगी तो नाभिक के आकर्षण द्वारा खींच लिया जाएगा। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करता है वह अपने निम्नतम कक्षा में कूद जाता है, यानी यहाँ से आ जाएगी इसमें। और जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करता है और ऊर्जा का अवशोषण करने पर उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी और जब ऊर्जा में वृद्धि होगी तो वह निकटतम उच्चतम कक्षा में कूद जाएगा। इसके बाद अगर हमें अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा को ज्ञात करना है कि इलेक्ट्रॉन कितनी ऊर्जा को अवशोषित करके अगली कक्षा में कूदा या कितनी ऊर्जा का उत्सर्जन करके निचली कक्षा में आया, तो इसके लिए फार्मूला है अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1, जहां E2 उच्चतम कक्षा की ऊर्जा तथा E1 निम्नतम कक्षा की ऊर्जा। जैसे यहाँ पर जो है ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा है। तो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है और यह कूद गया तीसरी कक्षा में, तो कितना इलेक्ट्रॉन जो है अवशोषित किया, तो इसके लिए ये उच्चतम कक्षा E2 होगा और ये होगा E1। तो E2 से हम इसको घटाएंगे E1 तो ये आ जाएगा हाँ इतनी ऊर्जा को यह अवशोषित करके इसमें कूदा। और अगर यहाँ तीसरी कक्षा में गति कर रहा है, आ गया दूसरी कक्षा में, कितनी ऊर्जा को उत्सर्जित किया, तब भी यही फार्मूला होगा, यह E2 उच्चतम कक्षा होगा और यह जो है निम्नतम कक्षा होगा। तो इसके लिए जो है ये फार्मूला है कि डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E1। बच्चों अब इसमें जो है नोट पॉइंट में हम देख लेंगे कि बोहर कक्षा की त्रिज्या किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं, कौन सा फार्मूला लगता है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ ये नाभिक है और ये जो है
परमाणु की कक्षाएं हैं और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गति कर रहा है। अब जो है इसकी त्रिज्या क्या होगी, यानी नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या होगी, तो हम इस फार्मूले से ज्ञात करेंगे कि Rn का मतलब जो है वह जो है उसकी कक्षा की संख्या होगी। जैसे मान लीजिए तीसरी कक्षा, यानी तीसरी कक्षा की त्रिज्या यानी तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की दूरी, तो ये होगा 0.529 गुणे n स्क्वायर बटे जेड एंगस्ट्रॉम। n स्क्वायर का मतलब ये कक्षा की संख्या है। जैसे मान लीजिए तीसरी कक्षा में जो है ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम करेंगे 0.529 गुणे n स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर बटे जेड। जेड का मतलब इसका परमाणु क्रमांक है। जैसे मान लीजिए कि हम सोडियम के लिए ज्ञात कर रहे हैं, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। ये जो भी त्रिज्या आएगी किसमें आएगी, एंगस्ट्रॉम में, और एंगस्ट्रॉम से हम सेंटीमीटर अथवा मीटर में भी बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन का हमें ज्ञात करना है, तो हाइड्रोजन में पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो इसके लिए क्या होगा कि 0.529 गुणे, अब n स्क्वायर, n का मतलब कक्षा की संख्या यानी 1 का स्क्वायर बटे परमाणु क्रमांक 1 होता है, और ये होगा एंगस्ट्रॉम। तो हाइड्रोजन के लिए जो है इसकी कक्षा की त्रिज्या यही हो जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से किसी भी जो है परमाणु में किसी कक्षा के लिए उसकी त्रिज्या या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के नाभिक से दूरी ज्ञात की जा सकती है। दूसरा पॉइंट देखिए कि बोहर कक्षा की ऊर्जा, यानी इलेक्ट्रॉन जो है जिस कक्षा में गति कर रहा है उस कक्षा की ऊर्जा क्या होगी, इस सूत्र से ज्ञात की जा सकती है। इसके लिए फार्मूला होता है En का मतलब उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 गुणे जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु होता है। तो उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कि इसके लिए हाइड्रोजन के लिए हमें जो है ऊर्जा ज्ञात करना, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो यही जो है फार्मूला होगा कि ये होगा -13.6 गुणे, अब जेड क्या परमाणु क्रमांक 1 का स्क्वायर बटे n स्क्वायर, यानी जो है इसका ये कक्षा की संख्या 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, और ये किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो इसके लिए जो है ऊर्जा हाइड्रोजन परमाणु के लिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये हो जाएगा। और अगर इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल होता है। तो इसके द्वारा हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं या जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये हो गया आपका बोहर का परमाणु मॉडल।